Hello everyone, I am Nikita Gupta and in our last video lecture हमने क्या पढ़ा, ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने डाययूरेटिक्स के बारे में पढ़ा। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, नेफ्रॉन जो है उसके किस पार्ट पे कौन से डाययूरेटिक्स किस किस तरह से अपनी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने पहले डाययूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा और अब हम नेक्स्ट इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सेकंड क्लास डाययूरेटिक्स की डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ थायाजाइड डाययूरेटिक्स। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं क्लोरथायाजाइड एंड क्लोरोथायाजाइड। मीन्स कौन कौन सी, क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड विच इज़ अ प्रोटाइप ऑफ क्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट बेंड्रोफ्लूमेथिजाइड, क्लोरथालिडोन, पेट्रोलाजोन, इंडापामाइड एंड ऑल सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। ये सब किस में आते हैं, थायाजाइड डाययूरेटिक्स में आते हैं। ये जो थायाजाइड डाययूरेटिक्स होते हैं, इनमें जो सल्फोनामाइड्स होती हैं, इनकी जो टी हाफ होती है वो होती है 6 to 12 हार्ट्स। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स कैसे जो आपके थायाजाइड डाययूरेटिक्स हैं वो नेफ्रॉन्स पे एक्ट करते हैं। तो ये जो थायाजाइड डाययूरेटिक्स हैं ये सिक्रीट होते हैं बाय प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स मीन्स पीसीटी बट वर्क्स इन डीसीटी। सिक्रीट कहाँ से होते हैं, पीसीटी से, और वर्क कहाँ पे करते हैं, डीसीटी पे। क्या वर्क करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को फ्रॉम द ल्यूमेन टू ट्यूबुलर सेल्स विच रिजल्टेंट इन इंक्रीज सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीशन एंड वाटर। मीन्स ये क्या करते हैं, जो हमारी डीसीटी होती है उसमें जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है, जिसके थ्रू सोडियम और क्लोरीन जो आयन्स हैं उनका एक्सचेंज होता है ल्यूमेन से ट्यूबुलर सेल्स में, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। जब उसका एक्सचेंज नहीं होगा तो वो जो आयन्स हैं वो किस में नहीं जाएंगे, फिर से ब्लड में नहीं जाएंगे, तो वो किस में एक्सक्रीट आउट होंगे, यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे। तो इसका क्या रिजल्टेंट होगा, सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन होगा और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके साथ साथ वाटर का भी क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायाजाइड डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट इसी को हम क्या करेंगे, एक डायग्राम फॉर्म में देखेंगे। तो ये हमारे डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड का सिम्पोर्टर एक सिस्टम है। अब इस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के सिस्टम को आपने इनहिबिट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये इनके जो अमाउंट है वो ब्लड ल्यूमेन में कम हो जाएगा और जो आपके किडनी है, नेफ्रॉन है, उनमें ज़्यादा हो जाएगा। तो फाइनली वो इससे होते हुए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके साथ साथ क्या एक्सक्रीट आउट होगा, वाटर भी एक्सक्रीट आउट होगा। सो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ये अपने साथ साथ और क्या इफ़ेक्ट शो करते हैं, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वही आपका Na+, Cl-, ठीक है, पोटेशियम K+, कैल्शियम +2, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन। सोडियम और क्लोराइड आयन का ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, उनको ल्यूमेन में स्टोर नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि इनका पोटेशियम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। पोटेशियम एक्सक्रीशन ऑल्सो इंक्रीजेज associated with increased sodium in distal tubules, मीन्स कि
ये डायरेक्टली पोटेशियम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जब सोडियम का जो एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाते हैं जब ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, तो उस सोडियम के साथ एसोसिएट होता है पोटेशियम का एक्सक्रीशन। तो पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है अगर वो एक्सक्रीट आउट होगा तो वो हमारे ब्लड ल्यूमेन में कम अमाउंट में हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो कंडीशन कॉज होगी वो होगी हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मीन्स पोटेशियम का लेवल कम होने की वजह से जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन वहाँ पे कॉज होगी। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देन व्हाट इज़ द एडवर्स इफ़ेक्ट्स, कि जैसे कि हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होगा, तो जो कंडीशन कोज होएगी वो क्या आएगी, हाइपो पोटेशियम मीन्स पोटेशियम की कमी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी मीन्स डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और क्या रिलीज़ हो रहा है हमारा, सोडियम, तो सोडियम की भी कमी हो जाएगी, तो हाइपोनेट्रीमिया कोज होगा मीन्स सोडियम की कमी। मैग्नीशियम का भी एक्सक्रीट आउट बढ़ जाएगा, तो कौन सी कंडीशन होएगी, हाइपोमैग्नीशिया। फिर हाइपर यूरेमिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अलोंग विथ वाटर, तो जो कंडीशन कोज होएगी वो होएगी हाइपर यूरेमिया मीन्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा कॉजन इन गाउट आर्थराइटिस। इसका क्या रिजल्टेंट होगा, गाउट की कंडीशन कोज हो जाएगी, आर्थराइटिस की कंडीशन कोज हो जाएगी। सो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं थायराइड डायरेटिक्स के। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्शन, कि कैसे थायराइड डायरेटिक्स किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स शो होते हैं। तो थायराइड डायरेटिक्स की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ अरिथमिया व्हेन कंबाइंड विथ डिजिटलिस, क्यूनिडीन एंड अदर एंटी अरिथमियाज। मीन्स जब आप डिजिटलिस, क्यूनिडीन या किसी और एंटी अरिथमिक ड्रग्स के साथ थायराइड डायरेटिक्स को दोगे तो उसकी वजह से अरिथमिया की जो कंडीशन है, अरिथमिया का जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स हम जो ड्रग्स दे रहे थे अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए विच आर एंटी अरिथमिक, वो उनका जो इफ़ेक्ट है वो अपोज हो जाता है, वो उल्टा इफेक्ट आने लग जाता है अगर आप उनको थायराइड डायरेटिक्स के साथ देते हैं तो। नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ थायराइड डायरेटिक्स, कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किसी पेशेंट को थायराइड डायरेटिक्स के ये सिम्टम्स आ रहे हैं। मीन्स क्या होता है, कई बार हम जो ड्रग दे रहे होते हैं ना, तो ड्रग अपने इफ़ेक्ट शो कर रही होती है, तो उस पेशेंट में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो इफ़ेक्ट आया है ना, ये हमने जो ड्रग दी थी उसकी वजह से आया है। जैसे कि पहला, हाइपरटेंशन मीन्स सिंगल ड्रग और इन कंबाइंड, जब हम थायराइड डायरेटिक्स सिंगल या फिर इन कंबाइंड फॉर्म में देते हैं तो उसका रिजल्टेंट हो जाता है समटाइम्स हाइपरटेंशन। सेकंड, क्रॉनिक और माइल्ड हार्ट फेलियर मीन्स क्रॉनिक या फिर माइल्ड वाला हार्ट फेलियर भी हो जाता है। थर्ड हो जाता है एडीमा, तो लूप डायरेटिक्स इज़ प्रेफर्ड। तो थायराइड डायरेटिक्स का एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट है कि इसकी वजह से एडीमा हो जाता है, तो वहाँ पर थायराइड डायरेटिक्स की जगह लूप डायरेटिक्स को प्रीफर किया जाता है। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ थायराइड डायरेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा डायरेटिक आता है वो है लूप डायरेटिक्स, एंड दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ डायरेटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं फ्यूरेसेमाइड, टोरासेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, इथाक्राइनिक एसिड, इट इज़ एन फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। तो इथाक्राइनिक एसिड भी इसके अंदर आती हैं, और ये जो इथाक्राइनिक एसिड होता है ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। मेडकेम में आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर एक फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ग्रुप जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव बोला गया है। इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, मीन्स जो लूप ऑफ हेनले है
उसका जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उस पर ये एक्ट करता है। अब ये कैसे एक्ट करता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि लूप डायरेटिक शुड बी एक्सक्रीटेड इनटू द ल्यूमेन। कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे ये? ल्यूमेन में एक्सक्रीट आउट जो है उसको करवाते हैं, ठीक है। इनिबिट करते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर सिस्टम को। मीन्स आपके जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें एक सिम्पोर्टर सिस्टम होता है जिसके थ्रू सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोरीन का क्या होता है, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो उस सिम्पोर्टर सिस्टम को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे हमारा थायराइड डायरेटिक्स ने किया था वैसे ही ये भी क्या करेंगे, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन को एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, ठीक है। उनके एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे और अगर आयंस जाएंगे तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमारे थायराइड डायरेटिक्स वर्क करते हैं वैसे ही ये वर्क करते हैं, बस डिफरेंस अगर आप देखें तो ये पोटेशियम का भी एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, तो ये जो है वो उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स होती हैं। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम बाय डायग्राम समझें तो ये थिक असेंडिंग लिम्ब पर वर्क करते हैं, जबकि हमारे जो थायराइड डायरेटिक्स थे वो DCT पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा सिम्पोर्टर था, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। यहाँ पे क्या है, सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड वाला सिम्पोर्टर है, इसको इनिबिट किया जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे थिक असेंडिंग लिम्ब में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का जो आयन है उनका अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये जो अमाउंट है ये कहाँ से, यहाँ से DCT से होते हुए फिर कन्वलेंट ट्यूब्यूल से होते हुए एक्सक्रीट आउट होता है, और साथ में क्या एक्सक्रीट आउट होगा, वाटर। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। इनके साथ भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, जैसे थायराइड डायरेटिक्स है उनके साथ एडवर्स इफेक्ट्स थे, इसके साथ भी एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो इसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोवॉलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हमने थायराइड डायबिटिक्स में भी देखा था कि उसमें भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ था और इसमें भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है, लेकिन इसमें हाइपोवॉलेमिक हुआ है क्योंकि ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है, तो ज़्यादा अमाउंट में आयन को जो है एक्सक्रीट आउट कर रही है, तो उसके साथ ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी एक्सक्रीट आउट कर रही है, तो जो कंडीशन कोज होगी वो क्या होगी, हाइपोवॉलेमिक कंडीशन। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है कि हाइपोवॉलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दूसरा है ऑटोटॉक्सिसिटी। एज यू अंडरस्टैंड जो वर्ड है ऑटोटॉक्सिसिटी, जिसमें ऑटो का मीन्स क्या है, ईयर, एंड टॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिक कंडीशन। तो आपके जो है ईयर में टॉक्सिक कंडीशन होगी जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, हियरिंग में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, टाइपिकल सल्फोनामाइड एलर्जी। तो इसमें हमने बोला कि लूप डायरेटिक्स में सल्फोनामाइड्स भी आते हैं, तो सल्फोनामाइड्स में जो स्पेसिफिक सल्फोनामाइड होंगे कुछ टिपिकल टाइप के, तो उनके साथ जो एलर्जी एसोसिएट होगी वो उस टाइप की एलर्जी भी इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है इसकी इंटरेक्शन। तो कंकमिटेंट यूज़ ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड और सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर की ड्रग होती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स की साइड इफ़ेक्ट्स में हमने देखा है कि अमीनोग्लाइकोसाइड का एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। तो अगर आप लूप डायरेटिक्स साथ में देंगे अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ, तो उसका जो ये एडवर्स इफेक्ट है ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा होगा। सो दिस आर द इंटरेक्शंस ऑफ लूप डायरेटिक्स। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस। जैसे हमने थायराइड में देखा था कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ये जो नेक्स्ट डिजीज़ हुई है या नेक्स्ट सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो लूप डायरेटिक्स की वजह से हो रहे हैं। तो उसमें पहला है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फर्स्ट लाइन ड्रग। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन
उसके लिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। सेकंड, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा एंड एडिमा ड्यू टू रीनल फेलियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स नेफ्रॉन में अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जहाँ भी सिंड्रोम वर्ड आ रहा है उसका मतलब एक ऐसी डिजीज़ जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन। एंड एस्काइटिस, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जो एस्कैरिस है उसकी वजह से होने वाले डिजीज़ को एस्काइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आती है वो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। थर्ड हमने देखी लूप डायरेटिक्स। अब फोर्थ हमारी जो क्लास है वो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। नाम से पता चल रहा है कि वो डायरेटिक्स जो क्या करते हैं, पोटेशियम को स्पेयर कर लेते हैं, मीन्स उसको बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करते होंगे, सोडियम का एक्सक्रीट आउट करते होंगे, लेकिन पोटेशियम को नहीं होने देते होंगे। तो इसके अंदर दो क्लासेस हैं। पहली क्लास है सोडियम चैनल इनहिबिटर, मीन्स जो सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होगा, सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं होगा, तो सोडियम क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगे। लेकिन जैसा कि नाम है सोडियम चैनल इनहिबिटर, तो सिर्फ सोडियम चैनल पे वर्क करेंगे, पोटेशियम पे ये वर्क नहीं करेंगे। तो पोटेशियम को ये क्या करेंगे, स्पेयर कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है अमीलोराइड एंड ट्राइएमिट्रिन। तो दीज आर द ड्रग्स। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दे इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, मीन्स सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे इनहिबिट करते हैं। जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है एक्सक्रीट आउट होगा, तो सोडियम का एक्सक्रीशन होगा उसका रिजल्टेंट। सेकेंड, ये रिड्यूस करते हैं पोटेशियम का सिक्रीशन, मीन्स पोटेशियम का जो सिक्रीशन होता है ट्यूब्यूल्स में उसको रिड्यूस करते हैं। अब पोटेशियम जो है अगर वो सिक्रीट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिटेन हो जाएगा, वो बचा रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पोटेशियम का रिटेंशन। सेकेंड इसके अंदर जो क्लास आती है वो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मीन्स वो एजेंट्स जो एल्डोस्टेरोन जो है उसको एंटागोनाइज करते हैं। और एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, तो जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसका वर्किंग है, तो उसको ये इनहिबिट करते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारा एल्डोस्टेरोन है उसका वर्क है मिनरल्स पे, यानी सोडियम पे और पोटेशियम पे, तो उनको उसके एक्शन को ये एंटागोनाइज करते हैं। इसके ड्रग्स हैं स्पाइरोलैक्टोन एंड एप्लेरोन। ये जो है स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस करता है द एक्सप्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड सोडियम चैनल्स। एल्डोस्टेरोन का मेनली क्या वर्क है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं और सोडियम चैनल को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, सोडियम जो है वो रिटेन होता है, उसका जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो मेंटेन होता है। अब अगर इसको एंटागोनाइज कर दिया तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन। तो स्पाइरोलैक्टोन एंड एप्लेरोन ब्लॉक करते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को, क्योंकि एंटागोनाइज दे रहे हैं हम, तो ये उस रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाएंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा और पोटेशियम का जो सिक्रीशन हो रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी सोडियम तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और पोटेशियम का जो सिक्रीशन हो रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा तो पोटेशियम तो क्या होता है, रिटेन हो जाएगा और सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, मीन्स सीटी है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एल्डोस्टेरोन है, ये रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है, और ये जो सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर सिस्टम है जिसके लिए जो एटीपी से चलता है उसको ये स्टिमुलेट करता है। अब हमने क्या दिया, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दिया, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारा सिम्पोर्ट है ये नहीं एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा और पोटेशियम का
सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट होगा। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ल्यूमेन में आगे जाते जाएंगे। तो इसकी वजह से आयंस जो हैं उनकी, सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। तो ये कैसे एक्ट करते हैं सेल के अंदर। तो ये हमारी एक नेफ्रॉन की सेल है, उस पे ये जो अमीलोडायरॉन है जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, ये यहाँ पे एक्ट करते हैं। और ये जो सोडियम है इसका इनटेक सोडियम चैनल के थ्रू, और ये पोटेशियम चैनल है जिससे पोटेशियम चैनल जो है उनका रिटेंशन, उसको ये अफेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्टेंट होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होना और पोटेशियम का रिटेंशन होना। और ये जो हमारा स्पायरोलैक्टोन्स हैं ये एक्ट करते हैं हमारे, यहाँ एमआर का मतलब क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। ये स्पायरोलैक्टोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे, जिसका रिजल्टेंट यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में होगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरॉन है ये न्यूक्लियस पे भी एक्ट करेगा, जिससे एमआरएनए बनेगा, और वो अल्टीमेटली जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप है उस पर एक्ट करेगा, जिससे सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा और पोटेशियम का रिटेंशन इन होगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट, इसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहला है हाइपरकैलेमिया, कि ये क्या है, पोटेशियम को रिटेन करेगा, तो पोटेशियम का जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। सेकेंड इसका इफ़ेक्ट है एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरॉन, उसको इनहिबिट कर रहे हैं। और ये जो एल्डोस्टेरॉन है इसका इफ़ेक्ट है एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट। अब हमने क्योंकि एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट किया तो उसका जो इफ़ेक्ट था वो भी इनहिबिट हो जाएगा, तो उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा, एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट। और इसके अंदर जो इफ़ेक्ट आएंगे एंटी एंड्रोजेनिक में वो होंगे गायनेकोमेस्टिया, जिसमें क्या होता है, मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ होना। सेकेंड, डिक्रीज़ इन लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस, मीन्स जो सेक्सुअल प्लेजर डिज़ायर्स हैं वो भी डिक्रीज़ होती हैं, बिकॉज एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स वो हार्मोनल इफ़ेक्ट शो करेगा लिबिडो पे। और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, मीन्स अगर ये फीमेल में गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन होती है, मीन्स एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट शो होता है, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कोज होता है। नेक्स्ट इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि कोज होता है ट्राइएमेट्रिन की वजह से, जो कि एक फोलिएट एंटागोनिस्ट भी होता है। अब इसके क्या इंडिकेशंस हैं, तो पहला एंटी हाइपरटेंशन, एंड सेकेंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंशन, तो इनके लिए भी ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस की किन पेशेंट्स को आपको पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स नहीं देने हैं। तो कंडीशन दैट प्रोन टू हाइपरकैलेमिया, मीन्स उन पेशेंट्स को जिनमें पहले से ही हाइपरकैलेमिया है, मीन्स जिनमें पहले ही जो पोटेशियम का अमाउंट है वो ज़्यादा हो रखा है, उनको आप फिर से पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स नहीं दे सकते, बिकॉज उनसे क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड, रीनल फेलियर, जिनको किडनी में इश्यूज़ हैं उनको नहीं दे सकते। थर्ड, शुड नॉट बी combined with ACE inhibitors and ARB, means angiotensin ओजन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब वो एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनो 1 में कन्वर्ट करते हैं उनका इनहिबिशन करते हैं, उन ड्रग्स के साथ इसे नहीं देना है। दूसरा ARB मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर,
जो हमारे एंजियोटेंसिन बनते हैं 1 एंड फिर 2, वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं जिन्हें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। उनको भी ये ब्लॉक करते हैं। उन क्लास की ड्रग्स के साथ भी इसे नहीं देना है। नेक्स्ट इनको किसके साथ नहीं देना है? एनसेड्स के साथ, जो कि क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं। इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। एंड पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, मतलब जिन पेशेंट को पोटेशियम की सप्लीमेंट दी जा रही है उनको भी ये नहीं देना है। सो दिस इज़ आर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मीन्स वो डायूरेटिक्स जो किस पे इफ़ेक्ट करेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये वर्क करेंगे। मीन्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सोडियम और जो भी अदर आयंस हैं उनका और वाटर का एक्सचेंज करेंगे टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है मैनिटोल एज एन प्रोटोटाइप ड्रग, और अदर जो रेयरली यूज ड्रग्स हैं वो है यूरिया, ग्लिसरीन एंड आइसोसॉर्बाइड। ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या कि ये फ्रीली फिल्टरेट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से, और इनका नेग्लिजिएबल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स कि बहुत लेस अमाउंट में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। केमिकली ये इनर्ट होते हैं और ये यूजुअली नॉन मेटाबोलाइज होते हैं। मीन्स मेटाबोलाइज नहीं होते, तो ये सिर्फ क्या करेंगे? ग्लोमेरुलस से जो है फिल्टर हुए, रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है तो ये नेफ्रॉन में जाएंगे, वहीं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कोज करेंगे, और उस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का रिजल्टेंट होगा कि जो वाटर है वो कहाँ आएगा? ट्यूब्यूल्स में आता जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वर्क करते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे करते हैं। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं वो सबसे पहले फिल्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से इजीली पास आउट हो जाते हैं। फिर इंक्रीज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इन ट्यूबुलर ल्यूमेन। जैसे ट्यूबुलर ल्यूमेन में आए तो वहाँ पे ये क्या करेंगे? एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, एंड हैंस increase excretion of water and electrolytes which is sodium, potassium, calcium, magnesium, carbonate and phosphate। तो वहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कोज किया जिसकी वजह से वाटर का एक्सक्रीशन होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड रेट ऑफ यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो यूरिन के फ्लो की रेट है वो भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वर्क। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट कि ये क्या क्या अपने साथ एडवर्स इफेक्ट लाते हैं। तो क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर होता है फ्रॉम आईसी कंपार्टमेंट्स, मीन्स जो हमारे इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इनिशियल इंक्रीज़ ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। इनिशियल स्टेज में तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो आपके अंदर वाले कंपार्टमेंट है सबसे पहले वहाँ से ब्लड में आएगा और फिर ब्लड से जो है वो किडनी में आएगा। तो एक सर्टेन टाइम के लिए इनिशियल स्टेज में सबसे पहले यहाँ जो आपका ब्लड है, जो प्लाज्मा है जहाँ पे, उसका अमाउंट इंक्रीज़ होगा। पोटेंशियली डेंजरस इन हार्ट फेलियर, जो किसके लिए? हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक डेंजरस कंडीशन बन सकता है, और पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट्स के लिए भी एक डेंजरस कंडीशन बन सकता है। तो हाइपोसोडियम हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनका एक्सक्रीट आउट होगा, तो जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपोसोडियम। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि सडनली आपका सोडियम और जो मेन आपके इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होंगे, तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा? हेडेक, नोशिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट जो है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की कैसे ये अब्जॉर्ब होती है, कैसे एक्ट करती है। तो मैनिटोल और जो यूरिया है उसको देते हैं हम इंट्रावीनसली, और जो ग्लिसरीन है और आइसोसॉर्बाइट है उसको देते हैं हम ऑरली। सो दिस इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर इसमें आता है इसका मेटाबॉलिज्म। तो इसमें जो आपका ग्लिसरीन है वो 80% तक मेटाबोलाइज हो जाता है, जबकि जो मैनिटोल है वो सिर्फ 20% मेटाबोलाइज होगा, और जो यूरिया और आइसोसॉर्बाइट है वो तो मेटाबोलाइज ही नहीं होते हैं।
जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो अपना पूरा इफ़ेक्ट शो करेंगे ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की क्रिएट करने में। तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है फाइनली वो रीनल पाथवे से ही हो जाता है। इसका जो इंडिकेशंस हैं वो हैं ग्लाइकोमा में, मींस इसके इफ़ेक्ट आपको शो होंगे ग्लाइकोमा में। ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो कंडीशन होती है वो होती है ग्लाइकोमा। सेकंड, ब्रेन एडिमा, एंड ब्रेन एडिमा मीन्स डिक्रीज इन ब्रेन वॉल्यूम एंड ब्रेन प्रेशर, मीन्स ब्रेन में जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से जो ब्रेन में जो वॉल्यूम की वजह से ब्रेन फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वर्क। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले ये देखा कि यूरिनरी सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स, जिसमें हमने डायरेटिक्स स्टडी किया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी किया, वो कैसे एक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है ह्यूमन बॉडी के डायरेटिक्स के लिए। फिर हमने देखा कि डायरेटिक्स की क्लासेस कौन कौन सी होती है, उसमें हमने 5 क्लासेस यहाँ पे डिस्कस करी। पहली कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, सोडियम थायजाइड डायरेटिक्स, फिर लूप डायरेटिक्स, फिर हमने स्टडी किया पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, और लास्ट में हमने स्टडी किया ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो यहाँ पे हमारे डायरेटिक्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं, उनकी क्लासेस और उनकी जो ड्रग्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।